आज की इस लाइव बैठक में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा। आरजे इरफान अशरफ और आरजे उमर खालिद की जानिब से एक मोहब्बत भरा सलाम आपको पेश करना चाहूँगा, कबूल कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारी काविशों को शर्फ़े कबूलियत बख्श रहे हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले और आज अपने जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाने से पहले मैं अपने को-होस्ट आरजे इरफान अशरफ को खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया उमर, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप भी मेरा ख्याल है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बिल्कुल खैरियत से रखे। आज हमारे जो मेहमान हैं वो माइंड साइंसेस के डॉक्टर कह लें, इंजीनियर कह लें, कर्नल कह लें, उनको जो मर्जी कह लें, उनकी माइंड साइंसेस के ऊपर बड़ी ग्रिप है और एक इदारे का क़याम होम ऑफ पॉजिटिविटी के नाम पर उन्होंने कर रखा है और माशाल्लाह से लोगों के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करने की भरपूर कोशिश करते हैं और उनको प्रोग्राम में बाकायदा मदऊ करने से पहले और उनको वेलकम करने से पहले मैं कुछ सवालात जो मेरे जहन में हैं वो मैं आपके सामने छोड़ता हूं, फिर हम बाकायदा उनको वेलकम कहेंगे। और पहला सवाल जो मेरे जहन में हमेशा से उभरता है, ये माइंड किसे कहते हैं? ये क्या ब्रेन को माइंड कहते हैं? क्या फीलिंग्स को माइंड कहते हैं? क्या थॉट्स को माइंड कहते हैं? ये किस चीज का नाम है, किस बला का नाम है? और ये जो माइंड होता है, कहते हैं कि ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये हम अपने मेहमान से ये जानने की भी कोशिश करेंगे, ये पॉजिटिव माइंड क्या होता है और जो नेगेटिव माइंड कौन सा होता है। फिर माइंड के बारे में कुछ लोगों से सुना है कि ये कॉन्शियस माइंड होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड होता है। हम ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कॉन्शियस माइंड क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हम ये भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या दिल सोचता है कि या दिमाग सोचता है। ये बहुत सारे सवाल जो मेरे जहन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उभरते रहे, जो इनसे हमेशा हम बातों बातों में पूछते रहे। आज हम लाइव आप लोगों के सामने इन सवालों को माइंड साइंटिस्ट फर्रुख कर्नल फर्रुख साहब के सामने रखेंगे और भरपूर तारुफ के सर बहुत शुक्रिया। आज हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। इनका तारुफ करवाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि मेरा इनसे ताल्लुक गुज़श्ता 5-6 साल से है और एक ऐसे अदारे से, एक ऐसे इंस्टीट्यूट से इनसे ताल्लुक बना जहां से मेरा इब्तिदा और इख्तिताम सिर्फ और सिर्फ माइंड साइंसेस को सीखने के एबीसी तक ही महदूद रहा। लेकिन इन्होंने अपनी ना सिर्फ ग्रेजुएशन मुकम्मल की बल्कि ये मास्टर हैं माइंड साइंसेस की फील्ड के। इसके अलावा आर्मी बैकग्राउंड है, लेफ्टिनेंट कर्नल ये इन्होंने अपना कैरियर का इख्तिताम किया आर्मी से। और इसके अलावा बहुत ही एक एनर्जी रखते हैं अपने अंदर, एक एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद आज के हमारे गेस्ट फरूख साहब से है। वेलकम टू द शो सर। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इससे पहले कि हम आज के अपने टॉपिक की जानिब आए, मैं चाहता हूं कि जिस सवाल से इरफान साहब ने अपने प्रोग्राम का आगाज किया, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम अपने जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। सर इरफान, मेरा ख्याल आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि ब्रेन और माइंड क्या चीज होती है। जी सर। अच्छा जी, सबसे पहले हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है हमारे दिमाग को, जिसको कहते हैं ब्रेन। माइंड कोई चीज नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है और एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक पत्थर होता है, जब उस पत्थर को आप फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो बनती है वो सॉफ्टवेयर होता है। आप पानी ऊपर लेके जाते हैं, पानी बुखारात में तब्दील होता है और बादलों में जाके इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में तब्दील हो जाता है। जब हम कोई चीज खाते हैं और हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो चली जाती है, वो हार्डवेयर होता है। और फिर वो
हमारे ब्लड के जरिए तमाम सेल्स तक पहुंचती है, उस वक्त तक वो हार्डवेयर होता है। जब सेल्स के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में चेंज होता है, और वो जिस जिस जगह के जो जो ऑर्गन्स के सेल्स होते हैं वहां तक उस तरह की एनर्जी को वो पहुंचाती है, और उसी तरह के ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं, जो आज वो ऑर्गन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली हार्डवेयर में तब्दील हो सकता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में तब्दील हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सोचता हूं कि मैं अपना हाथ हिलाऊं, तो मैंने अपना हाथ हिलाया, ये सॉफ्टवेयर ने मेरे हार्डवेयर को मूव किया। अगर आप गाना सुनते हैं कोई, तो आपका पांव हिलता है, वो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। आप सुनते हैं और आपका पांव जब हिल रहा है तो वो हार्डवेयर होता है। दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जब वो अपना काम करते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली वो एनर्जी ही थॉट वेव्स बनती है और वही माइंड कहलाती है। अगर इसके आगे अगर आप देखना चाहें कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सर इस बात को कॉन्शियस हम माइंड, इसको हम जी जानने सर की प्लीज। बाद में कोशिश करेंगे। आपने कहा कि वो जो एक है हमारा ये ब्रेन है, ये जो जी सर। जो फिजिकल पार्ट है उसको आप ब्रेन कह रहे हैं, और उसके अंदर जो क्वालिटी है सोचने समझने की उसको हम ये कहते हैं कि ये माइंड है। जी सर। ओके, अच्छा अब सर इस माइंड के साथ दोस्ती कैसे की जाए? सर माइंड जो है सबसे अच्छा गुलाम है और सबसे बुरा बॉस है। जब आप अपने दिमाग को सोच के जरिए डिसीजन करके कोई काम करने के लिए कहते हैं तो माइंड आपका गुलाम है। अगर आप उसको कोई काम करने के लिए नहीं कहते तो फिर वो आपका बॉस है, और वो खाली ज़हन, जैसा कि हमने सुना है, शैतान का ज़हन है, तो वो सिर्फ नेगेटिव काम करता है, आपको कंफर्ट जोन में रखता है, आपको मुश्किल काम करने से रोकता है। आपका तो कहता है कि आप सोए रहो, नमाज पढ़ने नहीं जाना, आप सोए रहो, वालिदैन की बात नहीं माननी। लेकिन जैसे ही आप डेलिब्रेटली कोई काम करते हैं तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, और ये हर वक्त किया जा सकता है। ओके, इससे दोस्ती अच्छा करने का तरीका ये है जी कि आप एक एक काम को लिख लें और उसके ऊपर डिसीजन ले लें। जैसे ही आप कोई चीज का डिसीजन ले लेते हैं तो आपकी सोच की डायरेक्शन उस तरफ चलनी शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने सुबह स्कूल जाना है, तो अब आपने डिसीजन कर लिया कि सुबह मुझे 8 बजे घर से निकलना है, तो आप अपने कपड़े इस्त्री करेंगे, आप अपने अलार्म क्लॉक को सेट करेंगे, आप सुबह के उठने का टाइम सेट करेंगे, तो बाकी तमाम चीजें पीछे हो जाएंगी। तो जैसे ही आपने वो डिसीजन किया, वो डिसीजन बेसिकली आपके माइंड को कंट्रोल करने का रास्ता बताता है सर। ओके, अच्छा फरूख साहब ये बताइएगा कि ये जो हमारे एक मेहमान कुछ दिन पहले हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि एक है फिजिकल ग्रोथ और एक है मेंटल ग्रोथ। जो इंसान जी की सर। मेंटल ग्रोथ के बारे में उन्होंने हमें ये बताया कि इंसान की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का 50% जो उसने अटेन करना होता है वो 4 साल की उम्र में अटेन कर लेता है। फिर उसके ठीक। बाद वो 18 साल की उम्र में कुछ परसेंटेज, शायद 80-90%, और फिर सारी उम्र में 10% उसको अचीव करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब वो मेंटल ग्रोथ तो उसकी ये जिसको आप खोपड़ी कहते हैं, ये तो बस एक जगह पे रुक जाती है। लेकिन और उसके अंदर भी जो उसकी मेंटल ग्रोथ हो गई है, जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो गई है, जिसको आप बेसिकली ब्रेन कहते हैं या माइंड कहते हैं, उसकी 50% तो ग्रोथ हो गई आपके 4 साल में। अब हमारे यहाँ पर जिस पॉजिटिविटी की बात हम और आप करने की कोशिश करते हैं, वो तो हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 18-20 साल, 30 साल, 40 साल जब उम्रें बीत गई, तो अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो बच्चों को पॉजिटिविटी, क्या आप समझते हैं कि बचपन में उनके एप्टीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है? सर जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी साइकोलॉजिकल वैल्यूज, जैसे जीन्स हैं, इसी तरह उन जीन्स के ऊपर साइकोलॉजिकल वैल्यूज, फियर है, फेम है, पैसा कमाने की हैबिट है, बिहेवियर है उसके, ये उसके जीन्स के अंदर एक तरतीब बन जाती है।
जी। अब उस तरतीब को जब बच्चा शुरू में सुनता है अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को, उससे उसको ग्रोथ करता है, या फिर जब वो उसको देखता है किसी चीज को तो वो उसको ग्रोथ करता है। जब बच्चा इस चीज को सुनता है बार बार, तो फिर वो थोड़े दिन के बाद उसी अल्फाज में बोलना शुरू हो जाता है। उसका बिहेवियर तकरीबन अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता ही है। आप देखेंगे कि अगर आपके फादर 6 बजे उठते हैं तो बच्चा जो है वो तकरीबन 6:15 6:30 बजे वो भी उठता है। लेकिन अगर किसी के फादर जो वो 10 बजे तक सोए रहते हैं तो आमतौर पे बच्चे भी लेट ही उठते हैं। वी आर आफ्टर आवर पेरेंट्स बेसिकली। तो हम देख के और सुन के, दो चीजों से हम अपना रवैया जो है या बिहेवियर जो है वो बनाते हैं। अगर बचपन में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जिसके अंदर प्रोग्रामिंग सुन सुन के हो चुकी है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको बड़े होकर चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्योंकि बड़े होकर जब आप अडल्ट स्टेज में होते हैं, 18 ईयर्स के करीब करीब होते हैं, तो उस वक्त डिसीजन आपके पास होते हैं। जैसे ही आप डिसीजन करते हैं, आपको राइट और रॉन्ग का पता चल जाता है। आपका बिलीफ सिस्टम, पुराने पाक, अहादीस, किताबें, सोशल बिहेवियर, इन चीजों से जब आपको पता चल जाता है तो आपको रास्ता मिल जाता है कि सही और गलत क्या है। आज अगर मैं मुसलमान हूं तो इसलिए मुसलमान नहीं हूं कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स मुसलमान थे, बल्कि मैं बाय चॉइस मुसलमान हूं, मैंने इसका डिसीजन किया। तो जैसे आप डिसीजन करते हैं सर, तो आपका जो ब्रेन, जो खोपड़ी जिसको आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं सर, वो तकरीबन लगभग 1 ट्रिलियन सेल्स हैं। हमने तो उनको कभी तकलीफ ही नहीं दी सर। उसके अंदर बहुत स्पेस है। आप पॉजिटिव काम करते जाएं, स्पेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर सेकंड में सेल्स तब्दील होते हैं, न्यूरोकेमिकल इंप्रूव होते हैं, पुराने सेल खत्म होते हैं, नए सेल बनते चले जाते हैं, आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी सर। उमर। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा कोर टॉपिक है सोशल एंजाइटी, इसकी जानिब आने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि एक वर्ड जो बहुत कॉमन हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम लेकर जब हम अपने फिजिशियन के पास या अपना मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कहता है कि आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि हमें इसकी डेफिनेशन का या इसकी जो मेन थीम है उसका अंदाजा नहीं है कि इनकी इसकी मेन कॉज क्या होती है? तो सोशल एंजाइटी की तरफ आने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि पहले एंजाइटी को आप थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करें, उसके बाद क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड सोशल एंजाइटी? अच्छा सर, आपका क्वेश्चन ये है कि एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है और सोशल एंजाइटी क्या होती है। यस। सबसे पहले सर मैं आपको ये बता दूं कि एंजाइटी बेसिकली फ्यूचर के होने वाले इवेंट के बारे में जो हमें खतरा लाहक होता है और हमारी बॉडी उसके ऊपर जो बिहेव करती है, बेसिकली वो जो स्ट्रेस है, वो फियर जो है, जो फ्यूचर में होता है फियर, उसके ऊपर जो हमारी बॉडी बिहेव करती है सर, उसका सादा सा नाम है एंजाइटी। ये एंजाइटी खुशी के मौके के लिए भी हो सकती है और ये एंजाइटी नेगेटिव काम के लिए भी हो सकती है, खौफ की वजह से भी हो सकती है, और अगर आपने किसी जगह पे अच्छा परफॉर्म करना है, शादी है, इसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि फियर का फैक्टर उसके अंदर मौजूद ही रहता है। नंबर 2 पे सर डिप्रेशन। डिप्रेशन उदासी को, गम को, सोग को कहते हैं। हम अक्सर जो है सर, हम जिंदगी में गम में, पास्ट में रहते हैं। पास्ट की वजह से बेसिकली जो हमारा बिहेवियर, मूड चेंज होता है, उदासी की हालत होती है, कोई इवेंट हमारे अंदर क्लिक कर जाता है, इसको सर डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। डिप्रेशन में आप अपने आप को लो फील करते हैं, आपका काम करने को दिल नहीं करता, आपके अंदर लेजीनेस आ जाती है, आपके ऊपर हमेशा नींद चाहिए रहती है, लेकिन आपको नींद हो सकता है आपकी डिस्टर्ब भी हो। नंबर 3 सर, आपने सोशल एंजाइटी का पूछा। सर मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगा। अभी जो मैं आपसे समझ पाया हूं कि अगर हमें पास्ट का, अगर हमें कोई फियर है या उसका हमें, या हम नॉस्टैल्जिक हैं तो उसको हम डिप्रेशन से डिस्क्राइब करेंगे, और अगर हमें फ्यूचर की कोई घबराहट है पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में तो वो एंजाइटी कहलाएगी। आई एम राइट? सर बिल्कुल ऐसा है। जब चाहे वो पास्ट की वजह से आपको हो या फ्यूचर के सिर्फ किसी भी काम की वजह से हो, अगर आपको वो फ्यूचर के लिए वो तंग कर रही है वो चीज, तो वो एंजाइटी ही होगी। अच्छा सर, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा
कि एंजाइटी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, लेकिन ये डेंजरस नहीं होती। सबसे पहले हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एंजाइटी अनकंफर्टेबल तो है, लेकिन डेंजरस नहीं है। एंजाइटी होना अच्छी निशानी भी है, क्योंकि फियर अगर होगा तो वालिद के कहने पे हम घर जल्दी वापस आएंगे। फियर अगर होगा तो हम इमारत से नीचे देखेंगे तो पीछे हो जाएंगे। तो फियर जो है ना जिंदगी में सर, ये बड़ा जरूरी है। और अल्लाह ताला का फियर, तकवा जो चीज है, उसके बारे में तो किसी को कोई शक ही नहीं कि कुछ चीजों के बारे में बच्चों को मुकम्मल तौर पर बताने की भी जरूरत होती है कि इसका फियर क्रिएट करेंगे कि फ्यूचर में इसका खतरनाक रिजल्ट निकलेगा, किसी को मारने का, जना करने का, शराब पीने का, चोरी करने का। तो बच्चे को उस चीज से मना करने के लिए वो फियर दिलवाना बड़ा जरूरी होता है। सोशल एंजाइटी की तरफ चलते हैं। सोशल एंजाइटी बेसिकली लोगों से मिल के अपने आप को दूसरों की निस्बत लो फील करने को सोशल एंजाइटी का नाम दिया जाता है। जो इंसान सोशल एंजाइटी का शिकार होता है, उसको ये फिक्र होती है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, लोग मुझे जो देख रहे हैं वो मुझे जज कर रहे हैं। स्टेज पे आके अक्सर लोगों को सोशल एंजाइटी होती है। कुछ लोगों को दूसरों से मिलने से पहले वो खौफ खा रहे होते हैं कि मैं वहां नहीं जा सकता। उनके ज़हन में बेसिकली ये चीज बैठी होती है कि मैं गरीब हूं, मैं मस्कीन हूं, मुझे ये काम नहीं आता, मुझे बॉस के पास जाने से फील होता है। हो सकता है बॉस आपका नाम भूल जाए, लेकिन आप समझते हैं कि आप बॉस आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये जो बिहेवियर है ना, बेसिकली वो लोगों से मिलने का खौफ जो है, इसको सोशल एंजाइटी कहते हैं। क्या सर हम कह सकते हैं कि जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो एहसास कमतरी है, वही उसी का दूसरा नाम सोशल एंजाइटी है? सर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, बेसिकली सोशल एंजाइटी की तरफ लेकर जाती है। कॉम्प्लेक्स खास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। जो इंसान सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है, असल में वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा ये कह रहा है कि मेरा जी कद जो है वो 7 फुट है या 6.5 फुट है, वो अपने आप को दूसरे से बेहतर फील कर रहा है। बेसिकली इसको बताने की जब जरूरत पेश आ गई कोई चीज, तो इसका मतलब है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा है। और जो लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, उनका बहुत ज्यादा चांस है कि वो लोगों के सामने जाते हुए डरेंगे, नर्वस होंगे, परेशान होंगे, टांगें कांपेंगी, बॉडी के अंदर थरथराहट होगी। और परफॉर्मेंस अगर किसी को देनी है तो हो सकता है पसीना आना शुरू हो जाए, हो सकता है दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, आपके सांस लेने की स्पीड जो बहुत ज्यादा तेज हो, एंजाइटी कफ होनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को टांगें दर्द करना शुरू हो जाती हैं, गर्दन में यहाँ पे खींच पड़ जाती है। ये सारी की सारी जो वाज़े तौर पर निशानी है सोशल एंजाइटी की। मैदा खराब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, ये भी सोशल एंजाइटी की वजह से होता है। ओके सर, क्या जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार लोग होते हैं वो भी सोशल एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल सर। जब भी कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, असल में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अपने आप को तो ऊपर समझ रहा है इंसान, लेकिन अंदर से उसका गैप खाली है। इस बंदे को जैसे ही कोई क्वेश्चन किया जाएगा इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो उसको शायद वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता होगा, और फिर वो अपने आप को पीछे करने की कोशिश करेगा। वो बेसिकली हर फैसला अपनी अना पे कर रहा होता है, ईगोइस्टिक बिहेवियर के ऊपर कर रहा होता है। वो अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों से बेहतर समझ के कर रहा होता है, अपने नॉलेज की वजह से नहीं कर रहा होता। इसलिए उसको सोशल एंजाइटी होने के बहुत ज्यादा चांस हैं, वो फेस नहीं कर सकता लोगों को। तो अच्छा सर क्या जी इरफान भाई। अच्छा फरूख भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सोशल एंजाइटी है या डिप्रेशन है, एक आम सर जो बंदा उस फेज के अंदर से गुजर रहा है, क्या उसको ये ठीक है सर। पता होता है कि मैं डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हम उनको कहते हैं या उनसे बात करते हैं कि आपको ये डिप्रेशन है या एंजाइटी है या किसी भी तरीके से बात होती है, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि वो डिप्रेशन या एंजाइटी में है। एक बात। अच्छा, कि वो अपने आप को किस तरीके से इवैल्यूएट करें तो उन्हें पता चले कि ये मुझे क्या मसला है,
और उसके जानने वाले, उसके रिलेटिव, उसका भाई बहन बीवी बच्चा जो भी उसके उसके मुतल्लिकीन हैं, अगर वो देखें अपने किसी बड़े में ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कैसे टैकल करें, कैसे समझाएं, क्या करें कि काउंसलिंग हो जाए, बेहतर हो जाए काम? सर सोशल एंजाइटी जिस बंदे को होती है उसको तो अपना पता होता है कि मुझे लोगों से मिलने का खौफ है, वो अपने जी आप को पीछे पीछे कर रहा होता है, एस्केप कर रहा होता है, लोगों के सामने नहीं जा रहा होता। वो हो सकता है ये बात ना तस्लीम करे कि उसको डिप्रेशन है, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे लोगों से या तो अवॉइड करना है या मुझे एस्केप करना है किसी इवेंट के अंदर से। हो सकता है वो इवेंट छोड़ के वापस आ जाए, या वो अवॉइड करे कि माजरत खाऊं मैं नहीं जा सकता इस इवेंट के ऊपर, ये भी पॉसिबल है। और या फिर वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश करे, कोई स्मोकिंग करना शुरू कर दे, या फिर वो कुछ लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं अपनी सोशल एंजाइटी को खत्म करने के लिए, कवर करने के लिए। नंबर 2, सर ये जो आपने बताया कि डिप्रेशन में जब भी कोई काम करने से आपको आपका अंदर का इंसान रोक रहा है और आपका मूड ऑफ रहता है, आपका मूड ऑफ रहता है, आपके ऊपर उदासी और पशमर्दगी छाई होती है, आप गम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सर ये इंडिकेशन है डिप्रेशन की। डिप्रेशन नॉर्मल रूटीन में उदासी होना वक्ती तौर पे एक वक्त हो गया, दूसरे वक्त हो गया, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर वो चीज आपको काम करने से रोक रही है देन इट इज डेंजरस। बहुत सारे लोग डिप्रेस होने के बावजूद काउंसलिंग के लिए नहीं जाते क्योंकि वो इस बात को तस्लीम करना नहीं चाहते कि ये एक बीमारी है। ये एक बीमारी है सर, डिप्रेशन होना किसी भी चीज को, और इस ये आम दूसरी बीमारियों की तरह इस बीमारी का मुकम्मल इलाज भी मौजूद है। अब तो साइंस बहुत तरक्की कर गई है सर। मेरा ख्याल है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इंसान डिप्रेशन के जो एक्सट्रीम स्टेज है उसके अंदर से बाहर आ जाता है, और उसके फिर रूटीन का उसका जो है ना ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं डिप्रेसिव स्टेट में हूँ, उदासी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, गम मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं गम से मोहब्बत करता हूँ। तो उस कंफर्ट जोन से क्योंकि वो बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते। ऐसे अच्छा, लोगों को जी जी काफी मुश्किल होती है घर वालों को ट्रीट करने के लिए। इनको जबरदस्ती फिर डॉक्टर्स जो हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, उनके घर जाके उनके साथ किसी अपने स्पेशल प्रोसीजर के मुताबिक उनके साथ ट्रीट करते हैं, उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं और 2-3 दिन में वो उनको रिकवर करके फिर उनको नॉर्मल रूटीन की मेडिसिन दी जाती हैं या फिर उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। ओके ओके। अच्छा, ये बताइएगा कि दो जेंडर मेल और फीमेल, कौन से लोगों को ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी के और स्ट्रेस के जो फीलिंग्स होती हैं या दौरे पड़ते हैं या प्रॉब्लम्स में आते हैं, मेल के फीमेल? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन आपका ये है कि मेल को या फीमेल को एंजाइटी के ज्यादा चांसेस हैं, किसको है? और सर उसकी अल्लाह ताला ने जो उसकी वजूहात भी बता दीजिएगा। जी सर, अल्लाह ताला ने जो इंसान की तश्कील की है इसमें मेल को कंपैरेटिवली अपर रखा है। जी सूरह 4 आयत 34, मर्दों को तुम पर हाकम बनाया गया। उसी लिहाज से मर्दों को कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग भी बनाया गया। मर्दों के पास ये ऑप्शन होती है कि वो बाहर जाके चीजों के हल तलाश करते हैं। जैसे ही आप सर नॉलेज अपना इंक्रीज करते हैं तो आपका फियर कम होता है, फेथ आपका बढ़ता है। इसलिए जो लोग प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं जिंदगी के अंदर, वो हम मर्द हो या औरतें हो, और हर रोज नई से नई होप की तरफ अगर देख रहे हैं तो उनके डिप्रेसिव होने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी खवातीन बहुत जल्द किसी के कहने में आ जाती हैं, किसी की नेगेटिव बात अपनी नेबर्स के हाथों जो चुगली करती हैं और बड़े मजे से चुगली करती हैं उनकी बातों में आ जाती हैं, टीवी पे खौफनाक किस्म के ड्रामे देखती हैं, तो इसलिए उनके डिप्रेसिव स्टेट में आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं।
लेकिन सर इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि औरतों के रिकवरी के चांस भी उतनी ही ज्यादा जल्दी होते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको अपने से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मिलती है और वो लॉजिकल तरीके से बात करते हैं तो वो जल्दी डिप्रेशन से बाहर भी आ जाते हैं। जी उमर। सर प्लीज। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जिस तरह से एक लास्ट डेज के अंदर एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक होते हैं वो मंडे को सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान होते हैं। तो डेफिनेटली जो एंजाइटी है, जो ये स्ट्रेस है, ये इंसान की फिजिकल हेल्थ को भी मुतासिर करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई आप ऐसी रिसर्च रिपोर्ट या स्टडी हमसे शेयर करना चाहें जिसमें आप बता सकें कि पाकिस्तान या ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर कितने परसेंट लोग, क्योंकि हमें तो इस तरह से लगता है कि हर शख्स ही एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। क्या आप बता सकते हैं कि इस किस स्टेज को जाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एंजाइटी है या ये इंसान का नॉर्मल फेथ है? सर पहला जो आपने बात की कि आमतौर पे मंडे को जो है लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, उसकी जो मेन रीजन जो अभी आपने क्योंकि ये बात में से शेयर किया तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि संडे के रोज अगले दिन की नए वीक की तैयारी हो रही होती है। आमतौर पे बॉस का फियर, टीचर का फियर, उसको हैंडल करने की कोशिश नहीं की जा रही होती। जब आप उसको हैंडल करने की कोशिश नहीं करते तो वो चीज आपके ज़हन पे सवार हो जाती है और वो तकरीबन 2-3 दिन संडे फ्राइडे से लेकर मंडे तक वो आपके माइंड सिग्नल्स आ रहे होते हैं और आपने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला होता, तो अल्टीमेटली इंसान के चांसेस हार्ट अटैक होने के या डिप्रेशन स्टेट में जाने के बढ़ जाते हैं। नंबर 2, ओके। एक और चीज मैं आपको शेयर करूंगा कि जो लोग नाइट पीपल हैं, जैसे राइटर्स होते हैं, शायर होते हैं, जो ख्यालात में तखय्युलात में रहते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे शेर बोलते हैं, इनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर शायर हजरात मूड ऑफ ही रखते हैं। इसके मुकाबले में जो लोग एनालिटिकल होते हैं, मॉर्निंग पीपल होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, उनका दिमाग हर वक्त उनको पिंच करता रहता है किसी ना किसी तरीके से और उनको हर वक्त अगले से अगले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है तो उनके डिप्रेसिव स्टेट में जाने के चांसेस कम होते हैं। तीसरी बात कि जी कोई ऐसी चीज हमें ऐसा लगता है जैसा कि हर बंदा ही डिप्रेशन का शिकार है, तो मेरी एक एडवाइस जरूर होगी इस प्रोग्राम के रेफरेंस से नो टू टीवी प्रोग्राम्स, से नो टू न्यूज प्रोग्राम, से नो टू टॉक शोज। सर ये जो टॉक शोज हैं, ये जो टीवी पे बार बार ब्रेकिंग न्यूज आती है, वो इश्तियाल अंगेज खबर होती है, उसमें सच है या झूठ है मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन किस तरीके से वो बात को प्रेजेंट किया जाता है बेसिकली दैट मैटर्स। अल्फाज की सर सिर्फ 7% वैल्यू होती है, अल्फाज की सिर्फ 7% वैल्यू होती है, 38% आपकी टोन होती है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो टीवी पे जिस तरह चीजों को प्रेजेंट किया जाता है बेसिकली, तो वो चीज हमारे अंदर जो जा रही है, बचपन में भी वही चीज अंदर जा रही थी, मेरे वालिदैन मुझ पे गुस्सा करते थे, मेरे अंदर जा रहा था, अब टीवी भी जो कुछ कर रहा है वो भी मेरे अंदर जा रहा है, मैं उसको रिजेक्ट करता नहीं हूँ, हालांकि मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। मैं इस बात को रिजेक्ट कर सकता हूँ कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी खराब है, अल्लाह का शुक्र है मेरे घर की इकोनॉमी खराब नहीं है, आपके घर की भी इकोनॉमी खराब नहीं है, लेकिन हम ये एक जनरल ट्रेंड बना लिया हमने कि जी मुल्क की इकोनॉमी बड़ी खराब है। अब ये जैसे ही हम सोचते हैं तो अपने दिमाग के अंदर हमने एक मैसेज दे दिया कि इकोनॉमी खराब है। अब क्योंकि इकोनॉमी खराब है तो बाहर तो पता नहीं क्या असर होगा, लेकिन दिमाग को जरूर असर होगा। तो वी हैव टू रिजेक्ट दीज वर्ड्स। ये जो खबरें आ रही होती हैं टीवी पे, आई रिजेक्ट दिस न्यूज, ये लफ्ज बोलेंगे क्योंकि रिजेक्ट की एक फ्रिक्वेंसी है और वो दिमाग में जाएगी। सर प्लीज, मैं सोशल एंजाइटी पे सर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा जी प्लीज। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपने व्यूज को बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई कर्नल साहब से कोई क्वेश्चन करना चाहें या आपका कोई पर्सनल मैटर हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम उसे प्रोग्राम का जरूर हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा की जाना मैं कौन से आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, इसके अलावा इरफान अशरफ यूट्यूब चैनल पर भी आप इस प्रोग्राम को
मुलाहिजा फरमा सकते हैं। सर उमर नेक्स्ट क्वेश्चन में आर आपसे ये, जी उमर सर, आरजे आरजे इरफान। इरफान, आरजे इरफान यूट्यूब चैनल से। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, चूंकि मैं अब ऑनलाइन आ चुका हूं, तो मैं एक सवाल पूछ लूं। सर आपने अपनी गुफ्तगू में बड़ी दफा ये लफ्ज खौफ का जिक्र किया। बेसिकली खौफ क्या है, खौफ सर, किस चीज? जी। खौफ सर मेरी बॉडी का वो बिहेवियर है जो मुझे बाहर से या फ्यूचर में आने वाले खतरे की वजह से मेरी बॉडी में जो चेंजेस आती है ना सर, इसको खौफ कहते हैं, इसको फियर कहते हैं। होता क्या है, जैसे ही किसी चीज को मैं देखता हूं, या वो मुझे पसंद आती है, या मैं उसके बारे में नॉन जजमेंटल होता हूं, या मैं जजमेंटल होता हूं और नेगेटिव हो जाता हूं। अगर वो चीज पसंद आती है तो मैं उसको गले लगाने की कोशिश करता हूं, उसको करीब जाने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे खौफ आता है तो मेरे माइंड का जो हिपोथैलेमस पार्ट है मेरे ब्रेन का, उसका वेगस नर्व के साथ, वेगस नर्व होती है सर, वो हमारी दिमाग से चलती चलती शोल्डर्स, पल्मोनल्स, हार्ट, किडनीज, पूरी बॉडी के अंदर और स्टमक को वो मैसेजेस देती है। जब फियर क्रिएट होता है, जब फियर क्रिएट होता है तो वो वेगस नर्व सर काम करना छोड़ देती है, वरना वो पीस नर्व होती है। और वेगस नर्व के जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे किडनीज के ऊपर जो दूध होते हैं, उनको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, वो एड्रीनालीन रिलीज करना शुरू करते हैं और कॉर्टिसोल हमारे दिमाग से रिलीज होना शुरू होता है। ये जो दो हार्मोन्स है ना सर, जब जरूरत से ज्यादा रिलीज होना शुरू होते हैं तो हमारी बॉडी में वो एक किस्म की शडर जिसे कहते हैं, या कपकपी सी तारी होती है, या हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, या सांस चढ़ जाता है, तो ये हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट के मोड में आ जाती है। यही बेसिकली खौफ होता है सर। जी उमर। जी सर। जी जी सर। सर जो फियर है या जो हमारा फ्यूचर के हवाले से एंजाइटी है या डिप्रेशन है, जी सर। क्या इन सब चीजों का ताल्लुक हमारी सिक्स सेंस से होता है? और क्या जो जिन लोगों की सिक्स सेंस ज्यादा बेहतर होती है उनमें ये चीज ज्यादा ज्यादा पाई जाती है? मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहूंगा। सर पहली तो बात यह है कि सिक्स्थ सेंस, जब तक सिक्स्थ सेंस रहेगी वो किसी को अफेक्ट नहीं करती। जब उस सिक्स सेंस के ऊपर हम जजमेंटल होते हैं तो तब वो चीज खतरनाक या फायदेमंद होती है। सिक्स सेंस की एक सेंस है, उसके साथ फीलिंग अटैच नहीं होती। वो अब थॉट वेव्स हैं, आपने उस फ्रीक्वेंसी पे गए, आपने थॉट वेव को कैप्चर कर लिया। बस अगर आपको फील हो रहा था कि आज कुछ होने वाला है, आज हो सकता है बारिश हो जाए, आज हो सकता है मुझे कोई गलत खबर सुनने को मिल जाए, आपकी सिक्स सेंस बेसिकली आप उस फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं। अब जब आप उसके साथ फीलिंग अपनी अटैच कर लेते हैं, अपने भाई को फोन कर रहे थे, अपनी बहन को फोन कर रहे थे, किसी बच्चे को फोन करके तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, उस वक्त वो फियर की स्टेज पे आता है। सिक्स सेंस तो आपके हर वक्त कोई ना कोई गट फीलिंग आपको आती ही रहती है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं। वो चीज, वो सोच जो आपके साथ, आपकी फीलिंग के साथ अटैच हो, जो आपको अफेक्ट करे, बेसिकली वो सोच फीलिंग कहलाती है। वो सोच जो आपको अफेक्ट करती है वो आपकी फीलिंग होती है। वरना हमें दिन में 700 ख्यालात आ रहे होते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं, जजमेंटल नहीं होते। तो जजमेंटल होना लाजमी है सर किसी भी चीज। अच्छा जी फरूक सर, भाई, ये बताइएगा कि ये सिक्स सेंस और थर्ड आई, क्या ये दोनों एक ही चीज है कि कुछ दो डिफरेंट चीजों के दो नाम है? सर आपने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया कि थर्ड आई और सिक्स सेंस का आपस में क्या ताल्लुक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दो आंखें हैं इसके दरमियान में ये जो जगह आप देख सकते हैं, अगर आप इसके जहाँ पे सजदे का निशान बनता है उससे थोड़ा सा नीचे जो डेप्थ होती है सर, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और फिर हमारी जुबान में इसको थर्ड आई का नाम दिया जाता है। यहाँ पे आपकी कॉग्निटिव यानी बिहेवियर से रिलेटेड, सोच से रिलेटेड, आपके फियर से रिलेटेड, और इन आपकी डेली एक्टिविटीज, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी लेजीनेस और एक्टिव बिहेवियर, और इन सब से बढ़ के सर आपकी जो सिक्स सेंस है, यहाँ पे वो एनर्जी मौजूद है। थर्ड आई के अंदर सिक्स सेंस की या इंट्यूशन की ये एनर्जी मौजूद है। जिन लोगों की थर्ड आई को
ओपन कर लिया जाता है। इसको जो आप ओपन करते हैं सर, तो आपकी सिक्स सेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये जो दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, इन्होंने जो कहते हैं कि जो हम फ्यूचर विजन है जिनका, बेसिकली उन्होंने माइंड को खोलने का काम किया, और जैसे ही माइंड को खोलने का काम किया, उन्होंने थर्ड आई को ओपन किया और उनके विजन बढ़ना शुरू हो गया। उन्होंने फ्यूचर को पढ़ना शुरू कर दिया, और फ्यूचर पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी सारी सारी प्लानिंग की। ओके सर, वो जो अल्लामा ने हमने कहा था अपनी कि अल्लामा ने कहा था अरूजे आद में खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। तो ये जो थर्ड आई का जिस फ्यूचर का आपने तज़किरा किया और लोगों ने और हुकूमतों ने पढ़ा, और आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था कि बेल्जियम में शायद वो बिल गेट्स के ऊपर एक वो लोगों ने कुछ एहतजाज किया है। तो क्या जब बहुत ज़्यादा सोच इंसान कर लेता है उससे कोई ईवल जीनियस बनने के इशारे भी मिलते हैं सर? सर ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉलेज बिल्कुल मौजूद है। बिफोर आई रिप्लाई योर क्वेश्चन सर, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इधर से भी एक क्वेश्चन ले लूं। इधर जी। से अहमद शरीफ ने क्वेश्चन किया है, सर जब मैं वॉक करता हूं और थक जाता हूं तो बाज़ औक़ात इनबैलेंस फील करता हूं कि गिर जाऊंगा, कोई एक्सरसाइज या वे कोई एक्सरसाइज से इस प्रॉब्लम से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? अहमद अपना क्वेश्चन जरा डिटेल में लिखें ताकि मुझे क्लियर पता चले, और फिर मैं इसका आपको रिप्लाई करता हूं। ये बात बेसिकली आपकी सोच के साथ रिलेटेड है। अच्छा सर, वापस आते हैं कि अल्लाह ताला ने, देखें, इल्म तो बनाए हैं, इल्म तो बनाए हैं, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिट लगाई, इंसान को एक लिमिट दी है कि किस तरीके तक आप पहुंच जाते हैं। फेथ और फियर, या अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम और शैतान का निजाम आमने सामने खड़े हैं सर। अल्लाह ताला ने शैतान को क़यामत तक की मोहलत दी है, उसके बाद की मोहलत नहीं दी, उसके बाद अल्लाह ताला के पास सब कुछ है। तो क़यामत तक अल्लाह ताला ने शैतान को पूरी की पूरी मोहलत दी है, और ये शैतानी जहन जो है, दज्जाल जिसको हम कहेंगे मेरे ख्याल के मुताबिक, ये इन चीजों को पूरी की पूरी रीड करने की कोशिश करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, और ये खतरनाक हद तक भी चीज जा सकती है सर। और ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है हम सब के लिए कि ये इसका नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है सर। जी सर। जी सर। सर, आपने प्रोग्राम के आगाज में सोशल एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स बताएंगे। अगर ये एक इंसान के अंदर वो फील कर रहा है या उसकी हरकत है, तो हम कह सकते हैं कि ये शख्स सोशल एंजाइटी का शिकार है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या जो एक सिंपल फिजिशियन है या एमबीबीएस डॉक्टर है, वो कैपेबिलिटी रखता है इस डिजीज को डील करने की, या इसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत है? ट्रीटमेंट के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी सर, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि सोशल एंजाइटी जो है, नॉर्मली सर, ये अगर कोई बेहतर साइकोलॉजिस्ट है तो इसको बगैर मेडिसिन के ही ट्रीट किया जा सकता है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन सोशल एंजाइटी को ट्रीट किया जा सकता है अंटिल के किसी की बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है। अगर किसी डिप्रेशन की वजह से किसी को सोशल एंजाइटी हुई तो हो सकता है कि उसको मेडिसिन की जरूरत पड़े। लेकिन अगर किसी इंसान को, जैसे बच्चे को स्टेज पे आते हुए डर लग रहा होता है, किसी बात करने को डर लग रहा होता है, तो हो सकता है वो काउंसलिंग से ही ठीक हो जाए। तो इट इज पॉसिबल। अच्छा सर, असल में जिनको लोगों को सोशल एंजाइटी होती है ना, ये उनके अंदर डेप्थ की कमी होती है, सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, करेज की और कॉन्फिडेंस की बेसिकली कमी होती है। तो आपको किस वक्त करेज और कॉन्फिडेंस कब मिलता है? जब आपको जो चीजें तंग कर रही हैं उनका का जवाब मिल जाए। अगर आप उस चीज के बारे में नॉलेज हासिल कर लें, अगर आप उस चीज का नॉलेज हासिल कर लें, जो चीजें आपको तंग कर रही हैं, तो आपको वो चीजें तंग करना बंद कर देंगी, और आप खुले दिल के साथ, खुली बॉडी के साथ लोगों से बहुत आराम से मिल सकते हैं।
यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, स्टेज फियर के हवाले से। जो लोग स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, खा वो ड्रामा आर्टिस्ट हों, फिल्म एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, पब्लिक स्पीकिंग वाले लोग हों, बच्चे हों जिन्होंने स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, सर इनको सोशल एंजाइटी काफी ज्यादा होती है। बच्चा जो हो सकता है वो रोस्टम के पीछे छुप रहा हो, पॉसिबल है। तो जी। उसको हल करने का क्या तरीका हो सकता है? सर एक दो टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। किसी भी जगह पर जाने से पहले आप ये सोच लें उस जगह की एनर्जी को आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है और आपकी बॉडी की एनर्जी को वो जगह एक्सेप्ट करती है। तो किसी भी परफॉर्मेंस पे जाने से पहले आपने गौर किया होगा, जब हम लेट आते हैं तो हम घबराए हुए होते हैं। तो अगर परफॉर्म करना है किसी जगह पे तो तकरीबन 2 घंटे पहले उस स्टेज के ऊपर जाके एक रिहर्सल कर लें, आपकी उसके साथ बहुत जबरदस्त दोस्ती हो जाएगी। दिस इज वन। नंबर 2, जितने लोग आए उन सब के साथ हाथ मिलाएं और बताएं कि आज मेरी प्रेजेंटेशन है। जैसे आप बताएंगे उनको अब मेरी प्रेजेंटेशन है, तो लोग आपको सुनने के लिए आए, लोग आपको चेक करने के लिए नहीं आए। तो दोस्तों के साथ बात करना ज्यादा आसान होता है ना सर, अगर हाथ मिलाएंगे तो आप उनके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे। अपने साथ 3-4 दोस्तों को ले जाएं और 4 दोस्तों को मुख्तलिफ नुक्करों में बिठा दें और ड्यूरिंग सर डिस्कशन जब आप स्टेज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उन चारों की तरफ एक एक दफा करके देखें। और जिस तरह अभी उमर आप सर हिला रहे हैं ऊपर से नीचे, इसी तरह वो लोग भी सर हिलाते जाएं। जैसे ही वो सर हिलाते जाएंगे, ये बात कंफर्म है सर कि ये जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको नई एनर्जी फील होगी और जैसे ही उसको नई एनर्जी फील होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से डील करेगा। अच्छा, ठंडे यख पानी से आंखों को धोने से, जैसे ये कूलर में पानी होता है जब अब गर्मियां होती हैं सर्दियां, तो उससे सर आपकी एंजाइटी एकदम, जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है, एकदम खत्म हो जाती है और आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ये 3-4 टिप्स हैं सर, और ये मैंने क्योंकि जब मैं स्टार्ट में था और मैंने क्योंकि इसको अपनाया और आज क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मैं लोगों को बताता हूं, ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत आराम से लोगों की ये जो स्टेज परफॉर्मेंस वाली एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगी। कर्नल साहब, आपने बड़ी मजे की बातें की हैं। मुझे 2 बातें बड़ी, चूंकि प्रोग्राम को थोड़ा लाइट करने की कोशिश करते हैं, मुझे बातें याद आ गई। इन्होंने कहा कि घर में आने से लोग घबराते हैं, तो मैं भी कदी कदी कहा तो घबराना, एक बात। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट सर। दूसरा दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने जब परफॉर्म करना शुरू किया, जब वो हम तकरीर करना शुरू किए स्कूल के ज़माने में, तो हमें किसी उस्ताद ने बताया कि यार तकरीर तुम ऐसे करो, ऐसे लगे कि सामने जैसे गोभी के फूल बैठे हैं, और तो प्रैक्टिस करो तुम। मैंने कहानी सुन रखी थी कि एक आदमी था, वो गोभी के वो खेत में जाकर तकरीर की प्रैक्टिस किया करता था। प्रैक्टिस करने के बाद वो वापस आया और आकर जनाब वो जब स्टेज पे पहुंचा तो फिर उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई। जब उसकी टांगें कांपी तो उन्होंने कहा बंदे बंदे ही होंदे ने ते गोभी गोभी हुंदी। अच्छा तो ये सर, तो ये 2 बातें मैंने कहा चले लाइट मूड थोड़ा सा, इतनी आपकी बंदे 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 होते हैं और गोभी गोभी होती है। रिसर्च बेस्ड बातें हैं, तो उसको जरा थोड़ा सा लाइट करने के लिए मैंने ये बात की है। जी उमर, अब आप बात करें। सर मैं ये जो आपने एक बात का मैं उमर पहले जवाब देना चाहूंगा, घर में जी जो जरूर। फियर क्रिएट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने गौर किया कि घर में आते हुए फियर क्यों फील होता है? जी खवातीन जो हैं, जो घर की मालकन होती हैं, उनके जहन में हर वक्त कोई ना कोई फियर सवार होता है। जी उनको अपने मियां से एक अननोइंगली एक फियर होता है। उस फियर को ओवरकम करने के लिए वो स्पॉन्टेनियस या एब्रप्ट बिहेवियर का मुजाहरा करती हैं, और आप इस खौफ से कि कहीं ये बीमार ना हो जाए, कहीं ये दरवाजा ना तोड़ दे, आप हम्म उस खौफ से खौफ खाते हैं। बेसिकली आप उस खातून से खौफ नहीं खा रहे सर, आप उस चीज से डरते हैं कि काम ज्यादा खराब ना हो जाए। तो उसका सर हल ये है कि अपनी खवातीन को एक दफा आपको बताना ही होगा, प्रॉपर स्टर्न अल्फाज में
कि आपकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। क्या बोला जी, सर मैंने? आपकी आपकी तबीयत तबीयत ठीक रहनी चाहिए। करनी और चाहिए। दूसरी दफा जब वो कहें कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो आपने दोबारा बोलना है कि आपकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। आप हुँ, देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके घर में काफी ज्यादा हालात जो है ना सर, बेहतर हो चुके हैं। क्योंकि तबीयत खराब होना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको फियर होता है सर। सही है। जी उमर। सर आप दोनों साहिबान की बात से मैं महसूस भी हो रहा हूँ और जो मैं सीख पाया हूँ उनको मैं थोड़ा सा मैं आप तक आपको बताना चाहूंगा कि अगर सर जो स्टेज फियर है या किसी किस्म की एंजाइटी है, इसका एज से एक तो किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता। अगर आप किसी सीनियर पर्सन को भी जिसका कभी पास में एक्सपीरियंस नहीं रहा उसको भी आप किसी जगह पर दो लफ्ज बोलने के लिए कहेंगे तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की ग्रोथ में अर्ली स्टेज पर उनको गैर निसाबी सरगर्मियों में इन्वॉल्व किया जाए। अर्ली स्टेज से ही इन वेरी चीज़ों को इंपॉर्टेंट। उसको उसकी हैबिट बनाई जाए ताकि ये चीज़ें उसके लिए एक लाइफ प्रैक्टिस बन जाए ताकि वो लाइफ में जिस भी मुकाम पर जाए उनको कभी इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। सर ये मैंने अभी तक कंक्लूड किया है आपकी बातों से। सर मैं दोबारा माइंड साइंसेस की जानिब आना चाहूंगा कि हम एनएलपी में फोर डिमेंशन के अंदर ओरा चक्रा में मेडिटेशन में थर्ड आई माशाल्लाह। और इन चीजों को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। क्या इन मेडिटेशन से और इन बाकी जो प्रैक्टिसेस हैं इनसे हम अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल। देखें, दुनिया में जो भी काम आप करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आप खेलना चाहते हैं, उसका जवाब आपके अंदर मौजूद है सर। उसका जवाब आपके अंदर मौजूद है। ये जो इरफान अक्सर सुनाता रहता है कि कभी मन अपने विच बढ़िया ही, बेसिकली सर, जब इंसान की अंदर की दुनिया सर आबाद हो जाती है ना सर, तो उसकी बाहर की दुनिया खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। जिस इंसान को अंदर की दुनिया को आबाद करना आता है, अपने अंदर की झांकना आता है, उसके अंदर सब्र आएगा सबसे पहले सर। उसके अंदर एक पीस फील होगा उसको। उसको अगर खाना नहीं भी मिला तो वो बड़े आराम से कहेगा प्लीज मुझे खाना दे दें। वो एकदम ये जो अंदर भरा हुआ होता है इंसान, वो एकदम किसी भी इवेंट के ऊपर देख के वो ट्रिगर करता है और वो बोलता है। लेकिन जिसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत ज्यादा काबिलियत का मुजाहरा करता है और वो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकता है। ये जो कुछ फैक्टर्स हैं सर, मसलन मेमोरी है, आपकी विल पावर है, ये जो 2-3 फैक्टर, आपकी परसेप्शन है, आपका डिसीजन मेकिंग है, ये जो चीजें हैं ना, बेसिकली जिन लोगों की ये चीजें स्ट्रांग होती हैं, ये हम पढ़ाते भी हैं सर, जिन लोगों की ये चीजें स्ट्रांग हो जाती है ना सर, उनकी इनर वर्ल्ड स्ट्रांग हो जाती है। दूसरे लफ्जों में उसका ज़र्फ बढ़ जाता है और वो बड़े आराम से चीजों को हैंडल कर लेते हैं। प्लीज उमर। सर सर हम इस कन्वर्सेशन के अंदर बड़ी आसान अंदाज के अंदर अपने हम जो मालूमात हैं उनको शेयर कर रहे हैं। मैं एक ले मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगा कि जब वो माशरे के अंदर बाहर निकलता है उसको मुख्तलिफ किस्म की नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना पड़ता है और वो नेगेटिव एनर्जीज उसको इफेक्ट भी करती हैं और वो छोटे छोटे अमल के ऊपर शाउट करता है, ओवर रिएक्ट करता है। तो मुझे बताएं कि मिनहसुल कौम हमें ऐसे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि हम अपने अंदर ठहराव लेकर आ सकें और अपनी जो ये ओवर रिएक्शन की प्रॉब्लम है पूरी सोसाइटी के अंदर उसको कंट्रोल कर सकें? सर, हर आदमी को अलहदा अलहदा जोर लगाना हो। सबसे पहले जो मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो नेगेटिव बातें सुनते हैं उसको दिल में बुरा जानना तो 100% जरूरी है। वैसे तो आप मुंह पे भी मना कर सकते हैं कि ये मैं बात आपकी रिजेक्ट करता हूँ। अगर आपको दूसरे के साथ जिस तरह के रिलेशन हैं, आप मैं इस बात से एग्री नहीं करता, जैसे ही आप ये कहेंगे तो आप पीस में आ जाएंगे। हम हिफ्ज़े मा तक़द्दुम दोस्ती बनाने के चक्कर में या दुनिया क्या कहेगी, हम इस बात को चुप करके सुन लेते हैं और घर आके गुड़गुड़ा रहे होते हैं, परेशान होते हैं। अगर हम
अपने आप के अंदर नमाज में सर सुकून ले आए, नमाज में सुकून ले आए, रुकू को आराम से करें, सजदे को आराम से करें, और इस तरह करें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह को देख रहा हूं। झूठ की आवाज जितनी बुलंद होगी ना सर, उसके मुकाबले में सच की आवाज को आपको उससे ज्यादा बुलंद करना पड़ेगा। तो सच की आवाज को बुलंद करने के लिए सबसे पहले अल्लाह के हजूर जो है, जब आप हाजिरी देते हैं तो आप सोचें कि आप कितने मिनट में 5 वक्त 4 फर्ज नमाज पढ़ते हैं या 2 सुनते कितनी देर में पढ़ते हैं, कितनी देर का सजदा अदा करते हैं, और दोस्ती यारी में कितना टाइम सर्व करते हैं। ये जो बेस्ट मेडिटेशन है ना सर, ये जो हमारी ये थर्ड आई वाली जगह जहाँ पे सजदा करते हैं, जमीन पे जाती है, जमीन पे सर्कुलेट होती है, सारी नेगेटिव एनर्जी हमारी बाहर जाती है, और जितनी देर हम सजदे में रहेंगे नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी, तो आपका इनर पीस जो है सर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तहज्जुद के टाइम पे जो लोग सजदा करते हैं उनकी जिंदगी में बहुत सुकून होता है। लेकिन अगर आप दुनिया की खूबसूरतियों के पीछे, अपनी डिजायर्स के पीछे, अपनी चीजों के पीछे भागते रहेंगे, आप बच्चे को एक खिलौना लेके देंगे, उसके बाद दूसरा खिलौना लेके देंगे, उसके बाद तीसरा खिलौना लेके देंगे, तो फिर आप कहेंगे मैंने बच्चे को सब कुछ लेके दिया। आपने सब कुछ लेके नहीं दिया सर, आपने जो उसको देना था वो नहीं दिया। आपने उसको इल्म देना था, आपने उसको वक्त देना था, आपने साथ खड़े होकर नमाज पढ़नी थी। जब आप खुद उसके साथ खड़े होके एक रकअत चाहे बच्चे को नमाज पढ़ेंगे छोटी उम्र में, तो बच्चे के अंदर वो शौक पैदा होगा। तो आपने सच्ची बातों का शौक पैदा किया, अच्छी बातों का शौक पैदा किया। और मिन हैसुल कौम आप देख लें, हम आमतौर पे मौलाना हजरात पे काफी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कभी जाके देखें सर, कभी जाके देखें, शायद हमें वो जो हमारा कंसेप्ट है उसमें कुछ बेहतरी आए, और शायद हमें ही थोड़ी सी इस्लाह का मौका मिल जाए। प्लीज इरफान। जी उमर। सर आप चूंकि एक पब्लिक फिगर भी हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स को भी हेड करते हैं, तो मैं आपसे एक जर्नल आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपसे पूछना चाहूंगा कि ज्यादा केसेस आपके जो फैमिली क्राइसिस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, किस टाइप के आते हैं? जो मैं आपसे वो डाटा कलेक्ट बेसिकली करना चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में मेन प्रॉब्लम्स रूट्स क्या हैं? सर ज्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। पहला केस फैमिली रिलेशंस के होते हैं, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप या सास बहू के रिलेशनशिप, इन लॉज के रिलेशनशिप, ये एक प्रॉब्लम है। नंबर 2 पे जो सोशल एंजाइटी के केसेस हैं, लोगों से मिलने के, पेपर देने के, स्टेज पे जाने के, अच्छे नंबर लेने के, दूसरों के मुकाबले में बेहतर होने के, या अपनी पुरानी परफॉर्मेंस की निस्बत अगली परफॉर्मेंस की वजह से अच्छी नहीं हुई या होने का खौफ है, उसकी वजह से जो केसेस आते हैं सर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी होते हैं, टाइम टेकिंग भी होते हैं, लेकिन यकीनन वो हल भी हो सकते हैं। लेकिन आपने क्योंकि पूछा कि कौन से केसेस आते हैं, तो वो ये 2 किस्म के हैं ज्यादातर। जी इरफान भाई। इसके अलावा सर बहुत अच्छा लगता है। जी। मैं एक चीज सर आपसे और शेयर करना चाहूंगा, ये जो चाइल्ड अब्यूज है, खा वो फिजिकल अब्यूज हो या सेक्सुअल अब्यूज हो, दोनों किस्म के केसेस जो हैं, पास्ट एज मेमोरीज जो हैं वो भी रेगुलरली आते हैं, और इनको हल भी किया जा सकता है सर, उनकी फीलिंग्स को खत्म भी किया जा सकता है। अच्छा सर, चूंकि मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं ये समझता हूँ कि जिस काम पे आप और आप जैसे बहुत सारे लोग माइंड साइंटिस्ट पे लगे हैं, और इसी तरह के बहुत सारे हमारी जगहों पर ऐसे बाबे बैठे हैं जो ये जिस चीज़ को आप काउंसलिंग कहते हैं, वो संगत के ज़रिए, जिसको आप गपशप कहते हैं, वो अपने साथ बैठा कर लोगों को और मसाइल को हल करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस किस्म की इन्वायरमेंट भी पाकिस्तान में अब नापैद हो रही है
और जो बाबा जी इशफाक साहब या वासफ अली वासफ साहब की महफिलें थी, उस किस्म की महफिलें आज कम हैं, जिस वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस में इजाफा हो रहा है? सर, आज का हर इंसान या तो खुराक के पीछे भाग रहा है या फिर शोहरत के पीछे भाग रहा है। जी। अब इरफान और उमर, आप दोनों ही माशाल्लाह, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि आप दोनों इस काम के ऊपर, ये जो लाइव बैठक टाइप जो सेशंस होते हैं, आप खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि ये नापैद हो चुके थे, लेकिन इनको दोबारा जगाना भी सर हमने ही है, क्योंकि मैंने है। अगर हमसे निकलकर मैं भी आ जाती हैं बात पे, तो मुझे ये करना ही होगा। और यकीनन सर, ये मोबाइल फोन जब से आया है, हर इंसान एक मुकम्मल इंस्टीट्यूशन पहले ही था, वो डबल इंस्टीट्यूशन बन गया है, तो इस तरफ रुझान कम हो गया है। लेकिन अगर पेरेंट्स की इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग हो और टीचर्स की इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग हो, तो ये बैठक बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दफा जरूरी होती है, और उससे काफी ज्यादा रौनक भी होती है, रास्ते भी खुलते हैं और रास्ते मिलते भी हैं। जी उमर। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसी हवाले से अपनी सारी कन्वर्सेशन को ना कंक्लूड करते हुए आपसे ये शेयर करना चाहूँगा। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अगर मुझे डेली लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या किसी किस्म की डेली रूटीन के अंदर प्रॉब्लम है, शाम के वक़्त, रात में, या अगर मुलाकात ना हो पाए मेरे दोस्तों से, तो मैं डेफ़िनेटली उनसे कॉल पे बात करता हूँ और उस टॉपिक को बेशक डिस्कस ना करूँ, लेकिन मेरे अंदर से वो वक़्ती तौर पर वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती है और मैं अपने आप को फ्रेश फ़ील करता हूँ। हमारा जो कल्चर था उसके अंदर से इस चीज़ को, कांसेप्ट को अब हम बहुत नापायद हो चुका है। फ़ैमिलीज़ के अंदर उस तरह की बॉन्डिंग नहीं रही। बच्चे और माँ-बाप एक घर में रहते हुए भी बिल्कुल दूर हैं। और रही सही कसर इस मोबाइल ने दूर कर दी, खत्म कर दी है। तो सर, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते हैं इस सोसाइटी के अंदर बेहतरी लाने के लिए, और मैं बहुत मशकूर हूं कि आप जैसे लोग जब तक इस सोसाइटी में मौजूद हैं, तो उम्मीद की किरण भी बाकी है और लोगों के जो मसाइल हैं वो हल भी हो रहे हैं, और अल्लाह के हजूर हम इंशाल्लाह अजर अजीम के भी मुस्तहिक होंगे, क्योंकि हमने अपना हक अदा किया है। अदा नहीं किया है, कम से कम कोशिश जरूर कर रहे हैं। इरफान भाई, मैं आपसे इख्तितामी अल्फाज चाहूंगा, उसके बाद हम फरूख साहब से इजाजत लेंगे। बहुत शुक्रिया उमर आपका, और फरूख भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। आपकी तमाम की तमाम गुफ्तगू को अगर एक आयत मुबारका में समअप किया जाए, आपने सोशल एंजाइटी का जिक्र किया, आपने डिप्रेशन का जिक्र किया, यानी आपने इस बात का तज़किरा किया कि इंसान को गुजरे हुए ज़माने के गम खा जाते हैं या आने वाले वक्त के अंदेशे लाहक होते हैं, कि जिसकी बुनियाद पर इंसान कहीं ना कहीं जहनी तनाव का, कहीं ना कहीं जहनी दबाव का शिकार होता है। तो अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं ना उनको खौफ होता है ना हुज़न होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको सिर्फ एक ही खौफ होता है, और वो खौफ अल्लाह का होता है। और मैं जब ये बात, आपकी बातों से भी आज अंदाज़ा हुआ कि आप अंदर एक नाली होती है, वहाँ से गदूदें निकलती हैं और डिप्रेशन के मवाद निकलते हैं, वो इंसान को कहीं प्रॉब्लम का शिकार करते हैं, खौफ की सूरत में भी। अच्छा, जब खुदा का खौफ होता है, तो जो अल्लाह का खौफ है वो इस बात का नहीं होता कि हम अल्लाह से डर रहे होते हैं, वो अल्लाह की नाराज़गी का खौफ होता है। क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले वो लोग होते हैं, वो जो अल्लाह से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और आप जिससे मोहब्बत करते होते हो, आपको उसके खफा होने का डर होता है, उसके रूठ जाने का डर होता है। तो अगर आपके और मेरे और हम सब के दिल में सिर्फ एक खौफ आ जाए कि हमारा प्यारा खुदा, हमारा अल्लाह, हमारा मालिक हकीकी हमसे कहीं नाराज ना हो जाए, तो फिर ये कोई खौफ ना हुज़न होता है, ना डिप्रेशन होता है, ना सोशल एंजाइटी होती है।
और हम एक अच्छे तंदुरुस्त जहन के साथ मुआशरे की आबियारी कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन्हीं रिमार्क्स के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। सर थैंक यू वेरी मच, और आइंदा के लिए इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ, आप जो भी किसी किस्म का प्रोग्राम हो, और आपके साथ हमेशा ही मिल के और बात करके बहुत मजा आता है, सीखने को भी मिलता है। सेम गोज फॉर उमर आल्सो। उमर हैज अ ग्रेट विजन, ग्रेट लर्निंग, और जहाँ जैसे ये काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको उसमें और ज्यादा कामयाबियां दें। आमीन। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का। आज के टॉपिक को मैं अगर समराइज करना चाहूँ, सोशल एंजाइटी। आज के इस सेशन से पहले मैं समझता था कि समाज की सतम ज़रीफियों से जो इंसान नेगेटिव एनर्जीज को परसीव करता है उसको सोशल एंजाइटी कहा जाता है। बहुत ब्रीफली आज फरूक साहब ने इसको एक्सप्लेन किया कि ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है और इसे हमें खुद ही सॉल्व करना है। जब तक एक इंसान किसी बीमारी को, किसी मसले को मसला समझेगा नहीं, मानेगा नहीं, उसके ऊपर काम नहीं हो सकता। फरूक साहब, आपकी जो स्पेशलाइजेशंस हैं, जो एक्सपर्टीज हैं, इससे आने वाले वक्त में भी हम आपसे फायदा उठाते रहेंगे और माइंड साइंसेस के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनको अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। आज के लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया, और व्यूअर्स आपसे भी इजाजत लेंगे। कल दोबारा से 10:30 बजे मैं और इरफान साहब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपने